The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के बीच भारत में चीन के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने इक्विटी बाजारों में एक आर्थिक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में चीनी पोर्टफोलियो निवेश को प्रतिबंधित कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेबी और वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग पर इस पर काम कर रहे हैं। चीनी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर कुछ प्रतिबंध जल्द ही लग सकते हैं। अगली खबर, देश में चाइना प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह चीन इस बहिष्कार लहर से बचने के लिए भारतीय उपभोक्ताओं की नज़र में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। असल में 2017 में डोकलाम तनातनी के बाद ही चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग तेजी से उठ गई है। इसके बाद दिवाली जैसे अवसरों पर भी कुछ संगठनों ने चाइनीज लड़ियाँ और मूर्तियों को नहीं खरीदने की अपील की थी। इसका काफ़ी असर भी हुआ था। इसके बाद चीन उन चालाकियों में जुट गया जिससे अधिकतर भारतीय खरीदारों को पहली नज़र में यह पता ही ना चल सके कि प्रोडक्ट चाइनीज है। कोई प्रोडक्ट किस देश में बना है यह पैकेट के प्रोडक्ट पर लिखा होता है। जैसे भारत में बने प्रोडक्ट पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, इसी तरह चाइनीज़ प्रोडक्ट पर लिखा होता है कि मेड इन चाइना। यानी यह पहचान करना बहुत आसान था कि कौन सा सामान भारतीय है और कौन सा चाइनीज़। इसी आसान पहचान को खत्म करने के लिए चीन ने अब अपने प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना लिखना बंद कर दिया है। अब वह लिखता है मेड इन पीआरसी। पीआरसी का मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। साथ ही भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा का उपयोग भी करने लगा है। वहीं चीनी भाषा का उपयोग बंद कर दिया है, जिससे भारतीय जब भी सामान खरीदें तो उन्हें पहचान करने में दिक्कत हो। शायद उसकी यही सोच रही हो कि भारतीय उपभोक्ता पीआरसी लिखा देख सामान खरीद लेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह असल में मेड इन चाइना है। चीनी मोबाइल हैंडसेट निर्माता ओप्पो ने बुधवार को देश के विभिन्न हिस्सों में चीनी उत्पादों के बहिष्कार के आह्वान के बीच देश में अपने प्रमुख 5G स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को रद्द कर दिया। ओप्पो का भारत में ही फ़ोन असेंबली प्लांट है। कंपनी ने ऐलान किया था कि वह अपने नए फाइन X2 सीरीज फ़ोन की लाइव अवेलनिंग करेगी। यह अवेलनिंग बुधवार को शाम 4 बजे थी, लेकिन लॉन्चिंग की जगह कंपनी ने एक 20 मिनट का प्री रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया जिसमें यह बताया गया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए ओप्पो किस तरह काम कर रही है। ओप्पो भारतीय स्मार्टफोन बाजार में करीब 10.7% की हिस्सेदारी है। सीमा पर जारी इस तनाव से पहले भारत ने चीन से आने वाली FDI के लिए नियम सख्त कर दिए थे। अब चीन के आने वाले हर निवेश की बारीकी से जांच की जाएगी। चीनी ग्राहकों को सलाह देने वाले लॉ फर्म फिनिक्स लीगल के को-फाउंडर अभिषेक सक्सेना ने कहा, मौजूदा सरकार सख्त रवैया अपना रही है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी चीनी निवेश प्रस्ताव को जल्दबाजी में इजाज़त दी जाएगी। केंद्र सरकार ने संचार विभाग और सरकारी टेलीकॉम कंपनियां BSNL और MTNL को निर्देश दिए हैं कि वो 4G के क्रियान्वयन के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाए। भारतीय टेलीकॉम इक्विपमेंट का अनुवर्तन मार्केट 12,000 करोड़ रुपए है। इनमें से 1/4 हिस्सा चीन पर कब्जा है। सरकार ने इस बारे में सभी टेंडर्स को खत्म करने के आदेश दिए हैं और नए टेंडर निकालने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसी वर्ष 31 मई को BSNL 8,697 करोड़ रुपए का 4G टेंडर रद्द किया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बड़ा कदम माना गया है। एक अधिकारी ने कहा, हमें टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि चीन टेलीकॉम इक्विपमेंट का इंपोर्ट नहीं दे रहा है, बल्कि अपने टेलीकॉम गियर की सब्सिडी देता है, जिससे भारतीय बाजार में उनके दाम बेहद कम हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि स्वदेशी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए फैसले ले रही है। जल्द ही प्राइवेट प्लेयर्स से भी बात कर चीन को दूर रखने की रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि वर्तमान में चीनी कंपनी हुआवेई के साथ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियां काम कर रही हैं।
वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बड़े तनाव से चीनी व्यवसायों को झटका लगने लगा है। 400 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों में सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए एक चीनी कंपनी से 500 करोड़ रुपए के अनुबंध नहीं किया जाएगा। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी चीनी सामानों पर निर्भर नहीं रहने के लिए कहा जा सकता है। भारत के इन कदमों से चीन भी चिंता देखी जा सकती है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सहयोगी स्वदेशी जागरण मंच ने चीन और चीनी उत्पादों का आर्थिक बहिष्कार करने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। इस तरह से कदम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अवास्तविक तथा आत्म विनाशकारी है। यूजर्स द्वारा चीनी निवेश से विकसित हुई कंपनियां जैसे पेटीएम, फ्लिपकार्ट, जोमेटो और स्विगी का बहिष्कार करने के मैसेज की ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है। लोगों ने बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के हैशटैग के साथ इन ऐप्स की सेवाओं का बहिष्कार करने के लिए ट्वीट किए हैं। हालांकि कुछ ने यह सुझाव भी दिया है कि इन कंपनियों को चीनी निवेशकों से अपने शेयर बायबैक कर लेने चाहिए। बता दें कि चीनी निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अब तक $5 बिलियन का निवेश किया है। एंटी फाइनेंशियल ने पेटीएम सहित भारत की 7 कंपनियों में $2.7 बिलियन का निवेश किया है, जबकि टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट, स्विगी और ओला में निवेश किया है। वहीं सुनवेई कैपिटल ने फूड डिलीवरी स्टार्टअप की दिग्गज कंपनियों जोमेटो और अन्य में निवेश किया है। चीन के अलीबाबा का स्नैपडील में 3.5% हिस्सा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पिछले महीने अवैध VoIP का भंडाफोड़ किया था, जिसमें एक एक्सचेंज संचालित करने वाली कुछ चीनी कंपनियों की संलिप्तता सामने आई है। क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर ने बताया कि 7 महीने से अधिक समय तक एक्सचेंज चलाया गया, जहां से जम्मू कश्मीर के इलाकों में लाखों कॉल की गई। सीनियर अफसर ने कहा कि संदेह है कि इनमें से कुछ कॉल सैन्य प्रतिष्ठानों को भी की गई थी। आरोपी ने खुलासा किया है कि 3 चाइनीज कंपनियां शामिल थी, जिनमें कॉल को रूट करने और एक्सचेंज को पैसे कमाने में मदद की। उपकरण चीन से खरीदा गया था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वो जासूसी या एंटी नेशनल गतिविधि में शामिल है या नहीं है। अगली खबर, चीन के कायराना हरकत जारी रखते हुए भारत के खिलाफ अब साइबर हमले की शुरुआत कर दी है। चीन ने भारतीय सूचना वेबसाइटों और देश की वित्तीय भुगतान प्रणाली पर डिस्ट्रीब्यूशनल डिनायल ऑफ सर्विस हमलों को बढ़ा दिया है। डिस्ट्रीब्यूशनल डिनायल ऑफ सर्विस हमलों में अक्सर बड़े कंप्यूटर को निशाना बनाया जाता है। इसमें दुर्घटनापूर्ण तरीके से एक नेटवर्क पर कृत्रिम रूप से तैयार किया गया इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ा दिया जाता है। इस हमले के तहत सरकारी वेबसाइट, ATM, बैंकिंग प्रणाली सहित कई महत्वपूर्ण सेवाओं को लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इनमें से अधिकांश साइबर हमले का पता चीन के केंद्रीय शहर चेंगडू से लगाया गया है। चीन का चेंगडू शहर बड़ी संख्या में हैकर समूहों का घर माना जाता है, जिनमें से कई को चीनी सरकारी एजेंसियों ने अपने संचालन के लिए तैनात किया है। वहीं अगली खबर, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार की अपील की है। CAIT ने गुरुवार को बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है, हम बॉलीवुड और खेल जगत से अपील करते हैं कि देश हित को ध्यान में रखते हुए चीनी सामानों के बहिष्कार में CAIT का साथ दें। हम अपील करते हैं कि जो भी सेलिब्रिटी चाइनीज सामानों का विज्ञापन कर रहे हैं वे उसे तुरंत रोक दें। हालांकि पैसा कमाने के लिए कोई भी वैध काम किया जा सकता है और संवैधानिक में इसका गारंटी दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जब हमें मातृभूमि के लिए कुछ कामों को छोड़ देना चाहिए। हमारा इतिहास ऐसे लोगों से चमकदार है जिन्होंने अपने से पहले देश हित को रखा है। CAIT ने जारी की 300 चीनी प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की है। इस सूची में 300 से अधिक ऐसे उत्पाद हैं जो चीन में निर्मित होकर भारत में आयात होते हैं। इनके बहिष्कार का आह्वान कैट ने अपने अभियान के प्रथम चरण में किया है। कैट ने दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा चीन से आयात में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आने का लक्ष्य रखा है। कैट की इस सूची में रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं, खिलौने, फर्निशिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल, बिल्डर, हार्डवेयर, फुटवेयर, गारमेंट, किचन का सामान, लगेज, हैंडबैग, कॉस्मेटिक आदि अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं जो रोजमर्रा की इसमें काम आती हैं को प्रोडक्ट को बंद किया है।
आदि शामिल हैं। स्मार्टफोन मार्केट में अपना दबदबा बना चुकी चीनी कंपनियों को टक्कर देने के लिए एक भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स वापसी में जुटी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी देश में 3 नए स्मार्टफोन की तैयारी में है। एक वक्त भारत में नोकिया और सैमसंग को टक्कर देने वाली माइक्रोमैक्स की बाजार में पकड़ बुरी तरह से कमज़ोर हुई और Xiaomi, Vivo, Oppo जैसी कंपनियां अपना दबदबा बनाया और अब माइक्रोमैक्स एक बार फिर वापसी कोशिश कर है। वहीं अगली खबर, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निरुद्ध क्षेत्रों के आसपास स्थित केंद्रों में गुरुवार को रैपिड एंटीजन पद्धति के जरिए कोविड-19 के लिए जांच शुरू की है। एक अधिकारी ने बताया कि एंटीजन जांच में कुल 341 टीमें शामिल हैं और इनमें से 30 मिनट के भीतर रिपोर्ट मिल जाएगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट में कहा, आज दिल्ली में 193 केंद्रों पर रैपिड एंटीजन जांच हुई। इनमें से कुल 7400 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें से 456 लोग संक्रमित पाए गए। उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में निरुद्ध क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जांच की जा रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने बताया कि एम्स और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान ICMR से मंजूरी के बाद विभिन्न केंद्रों पर जांच करने वालों को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के लगभग 2900 मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। महामारी से मरने वालों की संख्या लगभग 2000 के पार हो गई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र की योजना इन जांच केंद्रों में 6 लाख रैपिड एंटीजन कोविड-19 जांच करने की है। दिल्ली में कोविड-19 की जांच की दरों को घटाकर 2400 रुपये कर दिया गया है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।